हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है मुझे इश्क हुआ तुमसे पार्ट 14। अब तक आपने देखा कि शौर्य की गाड़ी से सनाया का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त एक 4 साल की बच्ची की तरह बन जाती है, जिस वजह से शौर्य सनाया को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब आगे जानवी अपने कमरे में होती है। वो अब तक जाग चुकी थी। जानवी को अपने सामने देखते ही शौर्य के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। क्या तुम्हारी नींद अच्छे से हुई जान? शौर्य जानवी को देखकर प्यार से बोला। हाँ, हमारी नींद हो गई, मगर आपकी हालत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। चलिए, अब आप बेड पर आइए और अच्छे बच्चों की तरह सो जाइए और अपनी प्यारी सी बीबी का कहना मानिए। क्या आप अपनी इस जान की बात को नहीं मानोगे? जानवी काफी ज्यादा मासूम सा फेस बनाकर बोली। बीबी, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी आया। इतना बोलकर शौर्य जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और 5 मिनट के अंदर ही नहाकर वापस भी आ जाता है। फिर वो जल्दी से अलमारी से अपने कपड़ों को निकाल पहनकर बेड पर बैठ जाता है। जानवी तो बस देखते ही रह जाती है। शौर्य ने ये सारे काम किसी मशीन की तरह किए थे, जिस कारण जानवी के होठों पर हंसी तेज आ जाती है और वो शौर्य के सीने पर अपना चेहरा टिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जान, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, बोलते जाइए, हम सब सुन रहे हैं। जानवी अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली। सनाया वापस आ गई है। कल रात वो मेरी कार के आगे आ गई थी और उसी को लेकर मैं हॉस्पिटल गया था। ये बोलते हुए ही शौर्य सारी बातें उसे बता देता है। जानवी को सारी बात बताने के बाद शौर्य को हल्का महसूस होता है, वरना वो तो डर चुका था। अगर जानवी सनाया को देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। काफी देर तक जानवी शांत रहती है और जानवी की खामोशी से शौर्य को डर लग रहा था। साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। वैसे तो शौर्य जी, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप अपनी एक्स मंगेतर को यहाँ पर हमारे घर में लाओ और उसे घर पर रखो, मगर हमें आप पर भरोसा है और हमेशा रहेगा, जिस कारण अगर आप उसे यहाँ पर लाए हो तो कुछ सोच कर ही लाए होंगे। हम बस इतना चाहते हैं वो लड़की कभी भी आपके और हमारे बीच ना आए। इससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। जानवी शांति से बोली। हमारे बीच कभी कोई आ भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं कभी किसी को हमारे बीच आने नहीं दूंगा। वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। नीचे हॉल में कोई इस लड़की को चुप करवाओ, मेरा सर खा गई है ये लड़की, लेकर जाओ कोई इसे। रिया जोर से चिल्लाई। रिया के चिल्लाने से सारे नौकर भागते हुए उसके पास आते हैं और सनाया को देखने लगते हैं, जो सारे हॉल को खराब कर चुकी थी और काफी सारे सामानों को तोड़ भी चुकी थी। उसकी इस हरकत से मेड भी परेशान हो चुके थे। वो वैसे ही परेशान से सनाया को देखने लगते हैं। ले जाओ इस पागल लड़की को और ले जाकर किसी कमरे में बंद कर दो, और ध्यान रखना कमरे से सारा कीमती सामान हटा लेना। कमरे में बेड और काउच के अलावा कोई भी कीमती सामान ना रहे, वरना ये पागल लड़की सब तोड़ देगी। कोई इसे कुछ खिलाओ, चिल्ला चिल्ला कर सर दुखा डाला है इस लड़की ने मेरा। रिया गुस्से में बोली। रिया की बात सुनकर मैड उसे वहां से लेकर चले जाते हैं और जैसा कि रिया ने कहा था, ठीक वैसा ही एक रूम सनाया के लिए तैयार कर देते हैं। रिया अपना सर पकड़कर रिहान के साथ ऊपर कमरे में चली जाती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। रिया, रुको, मैं तुम्हारे बालों की मसाज कर देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ओह प्लीज बेबी, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, रिया बोली। रिहान भी अपने हाथों में तेल की बोतल लिए रिया के पास आता है और उसके बालों के हल्के हाथों से मसाज करने लगता है, जिस कारण रिया को अपने सर पर थोड़ा रिलैक्स फील होता है।
और वो वैसे ही सो जाती है। तो रिहान जब देखता है उसकी प्यारी सी पत्नी सो चुकी है, ये देखकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी न ऑफिस जाकर अपनी पत्नी के साथ ही रहने का फैसला करता है। गेस्ट रूम में, खोलो, मुझे खोलो, डैडी के पास जाना है, मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे जाने दो, डैडी के पास मुझे जाना है, उनके पास मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो, सनाया जोरों से चिल्लाते हुए बोली। सनाया के इस तरह से चिल्लाने की वजह से सारे मेड भी अब परेशान हो जाते हैं। एक मेड गुस्से में ही डोर खोलकर जोर से चिल्लाई, चुप कर पागल लड़की, रो रो कर सर दुखा रही है और अब वापस से रोई तो मेरी तेरी जुबान ही काट दूंगी। उसके बाद चिल्लाते रहना जितना चिल्लाना है। तो वो मेड अपने हाथ में एक चाकू पकड़ सनाया को दिखाते हुए बोली, मुझे डैडी के पास जाना है, मुझे मेरे डैडी के पास जाना है। सनाया वापस से रोते हुए बोली, कौन से डैडी? कोई डैडी नहीं है यहाँ पर, समझी? तूने कोई भी डैडी नहीं है यहाँ पर। अब चुपचाप खाना खा और सो जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। वो मेड वापस से सनाया को धमकाते हुए बोली। उस मेड की बात सुनकर सनाया डर जाती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है, वो भी काफी गंदे तरीके से। और खाना खाने के बाद वो सो भी जाती है। सनाया को इस तरह से शांत होकर सोते देखकर सारे मेड एक राहत की सांस लेते हैं और आराम से उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और डोर भी लॉक कर देते हैं। डोर लॉक होने की आवाज सुनते ही सनाया की आंखें खुलती है और उसके होठों पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। रात का समय, सारे लोग डिनर कर रहे थे और सभी शांति से डिनर कर रहे थे। तभी सभी के कानों में जोर से तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, खोलो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से, बाहर निकालो मुझे, भूख लगी है, खाना खाने दो मुझे, डैडी, मुझे डैडी के पास जाने दो। सनाया जोरों से चिल्लाते हुए बोली। सनाया की बात सुनकर और उसे ऐसे शोर करते हुए देखकर रिया का सर वापस से दर्द करने लगता है और वो अपने सर को पकड़ लेती है और जानवी भी हैरानी से शौर्य को देखने लगती है। क्या ये सनाया की आवाज है? जानवी बोली। हाँ, ये वही चुड़ैल है। रिया अपने सर को पकड़कर बोली। उसे बाहर निकाल कर लाओ, ऐसे कमरे में क्यों बंद कर रखा है? जानवी बोली। अरे मेरी माँ, पागल मत बन, जब से वो चुड़ैल यहाँ पर आई है तब से सर में दर्द कर रखा है। मेरी बात मान, उसे कमरे में ही रहने दे, यहाँ पर आकर कोई तमाशा न कर बैठे। रिया अपने सर को सहलाते हुए बोली। रिया ऐसा नहीं बोलते, और जाओ और जाकर उसे बाहर लेकर आओ, वो साथ में ही डिनर करेगी सबके। जानवी मेड से बोली। मेड भी हाँ में अपना सर हिलाती है और सनाया जिस कमरे में होती है उसका लॉक खोल देती है। जैसे ही लॉक खुलता है ठीक वैसे ही सनाया रोते हुए ही आंखों को मसलते हुए कमरे से बाहर निकलती है और सीधे शौर्य की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपना सर उसके सीने पे किसी छोटी बच्ची की तरह रख लेती है। सनाया की इस हरकत से हर कोई हैरान हो जाता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सनाया जोरों से रोते हुए ही मेड की तरफ इशारा कर बोली। डैडी, इन गंदी आंटी ने मुझे मारा, इन गंदी आंटी ने मुझे रूम में बंद किया। ये आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो, ये गंदी है, ये सच में बहुत ही गंदी है। ये बोलते हुए ही वह शौर्य को काफी कसकर हक कर लेती है। सनाया की हरकत से शौर्य गुस्से में आ जाता है और जानवी वो अपनी चेयर पर जमी सनाया को ही अपनी आंखों को बड़ी कर देखने लगती है। रिया की तो गुस्से से मुट्ठी ही बंध जाती है और रिहान ये सारा ड्रामा देखकर अपना सर पकड़ लेता है। सनाया, दूर हटो, मुझसे एक तेज आवाज उस जगह पर गूंजी और सनाया जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो
और भी जोरों से रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते हुए देखकर शौर्य गुस्से में चिल्लाया, मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो और एक पागल की जगह घर में नहीं बल्कि पागल खाने में होती है। अगर अब तुम शांत नहीं हुई ना तो मैं अभी तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। शौर्य ये इतने गुस्से में बोलता है कि उसका गुस्सा देखकर सारे लोग डर जाते हैं। और जो मैट सनाया की बातें सुनकर डरे हुए थी, वो और भी ज्यादा डर जाती है। पागल खाने का नाम सुनते ही सनाया एकदम शांत हो जाती है और अच्छे बच्चों की तरह शौर्य के बगल में लगी चेयर पर बैठ जाती है। शौर्य शांत हो जाइए, इस तरह से गुस्सा करना सही नहीं है। जानवी शौर्य के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली। जानवी के स्पर्श से शौर्य नॉर्मल होता है और अपने सर पर एक उंगली से रब करते हुए बोला, अगर ये लड़की तमीज से पेश नहीं आई तो मैं इसे पागल खाने भेज दूंगा। शौर्य काफी सीरियस होकर बोला। शौर्य की बात सुनकर रिया हाँ में सर हिलाते हुए ही बोली, और नहीं तो क्या, इस लड़की की असली जगह वहीं पर है, इसे वहीं पर ले जाकर फेंक दो, उसमें ही हम सबकी भलाई है। लड़की का एक्सीडेंट हुआ, इसका इलाज करवा दिया और ये ठीक है, खतरे से बाहर है, और अगर इसकी याददाश्त खो गई या कहीं चली गई तो उसमें हमारी क्या गलती है जो हम इस बेहुदा लड़की को एक तो अपने घर में रखें, ऊपर से इसका पागलपन भी सहे। रिया मुंह बनाते हुए बोली। रिया की बात सुनकर सारे ही उसी को देखने लगते हैं, तो सनाया वो तो रिया की बात सुनते ही रोनो सा मुंह बना लेती है और वैसे ही रिया को गुस्से में देखने लगती है, जैसे वो अभी ही रिया की जान ले लेगी। रिया, ऐसा नहीं कहते, अभी वो किसी छोटी बच्ची की तरह हो चुकी है, इसलिए तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। बहुत जल्द ही इसके घर वालों का पता लगाकर इसे उसके घर भेज देंगे। तब तक इसे हम यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं भेज सकते। तुम भूलो मत, ये भी एक लड़की है और बाहर एक लड़की को कितना खतरा हो सकता है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती ही हो ना। जानवी बोली, जानती हूँ, सब जानती हूँ, इसलिए तो शांत हूँ, पर मैं ना कल ही पुलिस के पास जाकर सारी बात उन्हें बता दूंगी। उसके बाद पुलिस जाने और ये लड़की जाने, हमें उससे क्या। रिया वापस से मुंह बनाकर बोली। रिया की बात पर जानवी जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो शौर्य ने वैसे ही उसके मुंह में खाने का एक निवाला डाल दिया, जिस कारण वो कुछ बोल नहीं पाई। डैडी, मम्मा मुझे भी खाना खिला दो, मुझे भी भूख लगी है। सनाया रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। अपने हाथ से खा लो, अच्छे बच्चों की तरह। रिहान बोला, नहीं, मुझे मम्मा डैडी के हाथ से खाना खाना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। सनाया जिद करते हुए बोली, खुद से खा लो वरना कमरे में चली जाओ। एक मेड सनाया को देखकर बोली। उस मेड की बात सुनकर सनाया खुद से ही खाना खाने लगती है और जैसे ही सबका डिनर होता है ठीक वैसे ही सब अपने कमरे में जाने लगते हैं, तो सनाया वो भी शौर्य और जानवी के पीछे ही जाने लगती है। शौर्य और जानवी जैसे ही कमरे में आते हैं, सनाया भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है। सनाया को इस तरह अपने बेडरूम में देखकर शौर्य की भौहें सिकुड़ जाती है, तो जानवी उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गई? मुझे मम्मा डैडी के साथ सोना है। सनाया किसी छोटे बच्चे की तरह बोली। और तुम्हारे मम्मा डैडी कौन है? जानवी प्यार से बोली। जानवी की बात सुनकर सनाया जानवी को देखने लगती है और उसे देखते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह जानवी की तरफ इशारा कर बोली, मम्मा पापा, आप दोनों मेरे मम्मा और पापा हो, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दो ना मम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपकी सारी बातों को भी मानूंगी। सनाया काफी मासूम सा फेस बनाकर बोली, मासूम सी आवाज में ही बोली। सनाया की बात सुनकर जानवी शौर्य की तरफ देखने लगती है और शौर्य तो सनाया की बात सुनकर
और उसे अपने कमरे में देखकर वैसे ही चिढ़ा हुआ था, और ऊपर से उसका खुद को डैडी और अब पापा बोलना उसे गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। वो वैसे ही गुस्से में बेड पर जाकर बैठ जाता है। सनाया भी बेड की तरफ जाने को होती है, मगर अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था। उतने में ही उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस होती है, जिसे फील कर सनाया नजरें उठाकर देखती है तो जानवी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर वो रोनी सी शक्ल बना लेती है। सनाया, तुम हमारे साथ नहीं सो सकती हो। तुम कोई इतनी भी छोटी बच्ची नहीं जो अकेले ना सो सको। जाओ, अपने बेडरूम में जाकर सो जाओ। जानवी सनाया को देखकर बोली, नहीं, मुझे डैडी के पास सोना है। मुझे डैडी चाहिए। सनाया वापस से बोली, तुम इस तरह से हमारे साथ नहीं सो सकती हो। ना ही तुम ऐसे हमारे बेडरूम में आ सकती हो। ना ही शौर्य जी तुम्हारे डैडी हैं और ना ही मैं तुम्हारी मम्मा। तुम्हारे मॉम डैड जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगी और फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। इसलिए थोड़ा इंतजार करो और जाओ यहाँ से। जानवी थोड़े कड़क लहजे में बोली। जानवी की बात सुनकर सनाया की मुट्ठी बंध जाती है और वो घूर कर जानवी को देखने लगती है। इससे पहले जानवी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही सनाया जोर से जानवी को धक्का देते हुए चिल्लाई, तुम गंदी हो, बहुत ही ज्यादा बुरी हो। सनाया का धक्का देते ही जानवी की तेज निकल पड़ती है और वो धड़ाम की आवाज से जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही वो दर्द से तड़पने लगती है। शौर्य जैसे ही जानवी की आवाज सुनता है, ठीक वैसे ही भागते हुए जानवी के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर परेशानी भरे स्वर में घबराते हुए बोला, जान, जान, तुम ठीक हो ना जान? तुम ठीक हो ना जान? ये बोलते हुए वो जानवी को देखने लगता है। पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है शौर्य जी। जानवी अपने पेट को पकड़कर बोली। जानवी को दर्द में ऐसे तड़पते हुए देखकर शौर्य की आंखों में आंसू आकर डर ही समा जाता है और वो जल्दी से जानवी को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागते हुए ही रिहान को आवाज लगाता है। रिहान, रिहान। रिया और रिहान दोनों ही अभी कमरे में एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए प्यार से बातें कर रहे होते हैं। तभी दोनों के कानों में शौर्य की आवाज पड़ती है। उस आवाज को सुनते ही वो दोनों जल्द ही कमरे से बाहर भागते हैं। शौर्य की आवाज सुनकर अब तक घर के सारे नौकर भी जाग चुके थे। जैसे ही सबकी नजर जानवी पर पड़ती है, जो दर्द के कारण तड़प रही थी, उसे वैसे देखकर सभी डर जाते हैं। जानवी, जानवी, क्या हुआ तुझे? रिया दौड़ते हुए जल्दी से उसके पास आती है और घबराते हुए बोलती है, गाड़ी निकालो जल्दी से। शौर्य जोर से चीखा, जिसे सुनकर रिहान भागते हुए ही घर से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो सारे पास के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जानवी को चेक करने के लिए अंदर ले जाते हैं। बाहर रिया, रिहान, शौर्य तीनों ही परेशान से खड़े होते हैं और जानवी, उसका बच्चा दोनों ठीक हो, इसकी प्रार्थना कर रहे होते हैं। विला में सनाया आराम से बैठी हाथ में चिप्स का पैकेट लिए उसे खा रही होती है। उसके होठों पर एक मुस्कान थी और वो कुछ सोचकर होले होले मुस्कुरा रही होती है। इस समय सनाया को अगर कोई दिखेगा तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा वो एक छोटी की बच्ची की तरह हो चुकी है। सनाया तो एकदम ठीक लग रही और उसके होठों पर एक शैतानी चमक मौजूद थी। वो वैसे ही चिप्स खाकर उसके पैकेट को हाथ से मसल नीचे फेंक देती है और हंसते हुए खुद से ही बोली, मम्मा पापा, आप दोनों कहाँ चले गए? अपनी इस छोटी सी बच्ची को छोड़कर? क्या आप दोनों मेरे लिए छोटा भाई या बहन लाने गए हो? इतना बोलकर वो वापस से हंसने लगती है और हंसते ही हुए ही थोड़ा रुक कर बोली, वेट, वेट, वेट। छोटा भाई और बहन आएगा कहाँ से? क्या वो जिंदा होगा जो आएगा? ओह मम्मा, सो सॉरी। बेबी ने आपको धक्का देकर गिरा दिया और आपके टमी में पल रहे बच्चे को
चोट पहुंचा दी। अब आप क्या करोगे? मुझ पर नाराज होंगे या गुस्सा करेंगे? क्या करोगे? पागल खाने भेजोगे? हाँ हाँ हाँ, सनाया जोरों से हंसते हुए बोली। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक तो है ना? शौर्य घबराई हुई सी आवाज में ऑपरेशन रूम का डोर खुलते ही बोला। घबराइए नहीं, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ही ठीक है, मगर अब आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी होगी। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी को छठा महीना शुरू होने वाला है, जिस कारण आपको काफी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और ध्यान रहे, आज जो हुआ वो वापस से कभी ना हो, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इस तरह से गिरना बच्चे के लिए सही नहीं है। वो तो अच्छा हुआ जो आपकी वाइफ पेट के बल नहीं गिरी। अगर पेट के बल गिरी होती तो वो अपना बच्चा खो चुकी होती। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, मगर डॉक्टर की बात सुनकर शौर्य डर जाता है और उसे सनाया पर काफी गुस्सा आने लगता है। शौर्य अब कुछ बताएगा भी, हुआ क्या था? जानवी गिरी कैसे? रिया थोड़ी नाराज होते हुए बोली। तो इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकता है? रियान भी इस बार नाराज होते हुए बोला। ये सब उस लड़की ने किया। और फिर शौर्य दोनों को सारी बात बता देता है। आई गॉट इट, मुझे पता था वो लड़की कुछ ऐसा ही करेगी। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं है। जब तुम्हारे दादा दादी ने उस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया था, तभी से वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं हमेशा से जानती थी वो लड़की तेरे लायक ही नहीं है, और उसने वो साबित भी किया। शादी वाले दिन तुझे छोड़कर भाग गई, और अब वो चुड़ैल डायन चमगादड़ वापस लौट कर आ गई मेरे दोस्त की खुशियों को खाने। रिया काफी ज्यादा नाराज होते हुए बोली। शौर्य, मुझे तो लगता है तू उसे कहीं भी छोड़ दे, मगर अब घर में और नहीं। उसने आज भाभी को ऐसे धक्का दिया जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। वो तो शुक्र है जो भाभी और बेबी दोनों ठीक है। रेहान शौर्य के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोला। शौर्य भी उन दोनों को देखकर धीरे से हाँ में सर हिला देता है। फिर वो तीनों ही जानवी के रूम में जाते हैं, जहां पर उसे शिफ्ट कर दिया गया था। जानवी इस समय बेड पर गहरी नींद में थी, या यूं बोले बेहोशी की हालत में थी। जानवी के चेहरे पर नींद में भी दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थी, और उसका चेहरा भी एकदम सफेद पड़ चुका था, जिसे वैसे देखकर तीनों को ही अच्छा नहीं लगता है। तुम भाभी के पास ही रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। हम भाभी को घर ले जा सकते हैं क्या? रेहान इतना बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। रिया भी शौर्य को जानवी के साथ ही अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। रिया बाहर लगी बेंच पर आकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। काफी देर तक कुछ सोचने के बाद वो अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल लगा देती है। हेलो रिया मैम, तुम्हें किसी लड़की की डिटेल निकालनी है और पता लगाना है कुछ महीने पहले वो अचानक से गायब कैसे हुई और अचानक से फिर वापस कैसे आई, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी चेक करनी है, और सच पता लगाना है कि मेडिकल रिपोर्ट सच है या झूठ। रिया एक ही सांस में सारी बातें बोल देती है, जिसे सुनकर दूसरी तरफ से बस इतना ही बोला जाता है कि काम हो जाएगा मैडम, और कॉल कट हो जाता है। क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? रिहान डॉक्टर के कैबिन से निकलकर रिया के पास आते हुए बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है हम सुबह लेकर जा सकते हैं भाभी को, हमें उन्हें रात में यहीं पर रहने देना होगा। ओके ठीक है, तुम घर चले जाओ, मैं यहीं पर शौर्य के साथ रुक जाती हूँ। रिया बोली। नहीं, तुम घर जाओ, मैं शौर्य के साथ रुकता हूँ, रिहान बोला। नहीं रिहान, तुम घर जाओ और घर जाकर उस चालबाज लड़की पर नजर रखो। मुझे तो शक नहीं यकीन है उस पर, वो जरूर नाटक कर रही होगी। अगर वो नाटक नहीं करती तो सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शौर्य को ही क्यों डैडी बोलती है? जरूर उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। जाओ और जाकर नजर रखो उस पर, मैं यहाँ पर हूँ।
मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, रिया जोर देते हुए बोली। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, रिहान प्यार से बोला। रिया भी कुछ सोचकर वापस कमरे में आ जाती है। शौर्य जानवी के बेड के पास ही बैठा हुआ था और जानवी को देख रहा था। रिया धीरे से शौर्य के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोली, वो ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है, हम सुबह घर ले जा सकते हैं इसे, तो तुम परेशान होना बंद कर। रिया की बात सुनकर शौर्य हाँ में सर हिला देता है और रिया के पीछे देखने लगता है। रिहान को मैंने घर भेज दिया है, हॉस्पिटल में 2 से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। तू भी अब आराम कर ले, मैं हूं यहाँ पर, रिया बोली। नहीं, तू आराम कर ले, जानवी का ध्यान मैं रख लूंगा। क्या शौर्य अब बेबी के आते ही दोस्त की बात नहीं सुनेगा? रिया थोड़ा सा नाटक करते हुए बोली। रिया का नाटक देखकर शौर्य के होठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से रिया को देखकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ, तू जानवी के पास सो जा, वैसे भी काफी बड़ा बेड है। शौर्य की बात सुनकर रिया कुछ नहीं बोलती, वो बस जानवी के पास ही बैठ जाती है। शौर्य भी सोफे पर जाकर बैठ जाता है, मगर कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगती है और वो बैठे बैठे ही सोने लगता है। जब रिया देखती है शौर्य को नींद आ रही है, तो वो सोते हुए ही लुढ़क सकता है। ये देखकर रिया जल्दी से शौर्य के पास जाती है और उसका अपना सर कंधे पर टिका लेती है। अगली सुबह जानवी की जब आंखें खुलती है, तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। ये देखकर उसकी आंखें पहले तो हैरान होती है, मगर अगले ही पलों से ध्यान आता है कि वो किस तरह से हॉस्पिटल आई थी। ये याद आते ही उसका हाथ सबसे पहले अपने पेट पर जाता है। जब जानवी देखती है उसका बच्चा एकदम ठीक है, तो वो चैन की सांस लेती है और नजरें घुमाकर चारों तरफ देखती है, तो उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए सो रहे रिया और शौर्य पर पड़ती है, जिन्होंने एक दूसरे के सर से अपना सर टिकाए हुए ही सो रहे थे। उन दोनों को देखकर वैसे ही जानवी धीरे से मुस्कुराई और खुद से बोली, हमारे लिए ये दोनों सारी रात ऐसे ही सोते रहे। सच में हम काफी बुरे हैं, जो शौर्य जी और रिया दोनों को परेशान कर दिया। इतना सोचकर वो मासूम सी हो जाती है और धीरे से दोनों को आवाज लगाते हुए बोली, शौर्य जी और रिया उठिए, हमें लगता है आप दोनों को घर चलकर आराम करना चाहिए। इस तरह तो आप दोनों का सर ही दर्द करने लगा होगा और दोनों का बदन भी अकड़ सा जाएगा। जानवी दोनों की परवाह करते हुए बोली। जानवी की बात सुनकर रिया और शौर्य दोनों की आंखें खुल जाती है और दोनों को एहसास होता है वो सारी रात वैसे ही एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर सोते रहे। ये एहसास होते ही रिया और शौर्य दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। जानवी, क्या तुझे बुरा नहीं लगा? मैं सारी रात तेरे पति के सर पर अपना सर टिकाकर सोती रही। रिया जानवी की आंखों में देखकर बोली, कोई और होता तो हम उसका चेहरा नोच लेते, उसके सारे बालों को खींचकर उसे टकला कर देते, मगर यहाँ पर तुम हो और शौर्य जी, और तुम्हारा रिश्ता कितना प्योर है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और हम कौन होते हैं? एक भाई और बहन के बीच में आने वाले। आप दोनों तो सालों से एक दूसरे को जानते हो, पर हम तो कुछ समय पहले ही शौर्य जी की जिंदगी में आए, और सबसे बड़ी बात, हमें अच्छी तरह से पता है तुम ना हमें और शौर्य जी दोनों को कितना ज्यादा प्यार करती हो। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। रिया भी मुस्कुराते हुए बोली, हमारा भरोसा तुम पर और रिहान भैया पर ही है, बाकी दोनों के अलावा किसी और पर नहीं। क्या शौर्य पर भी नहीं? रिया जानवी को छेड़ते हुए बोली, शौर्य जी तो खुद हमारा भरोसा है, तो उन पर भरोसा ना करें ये तो हो ही नहीं सकता है। जानवी प्यार से शौर्य को देखते हुए बोली। शौर्य बस खामोश सा दोनों लड़कियों की बातों को सुन रहा था और दोनों ही लड़कियां
उसकी जिंदगी में काफी खास थी। एक उसकी पत्नी उसकी जिंदगी थी और दूसरी उसकी दोस्त, जिसने उसका हर मुश्किल समय में साथ दिया, उसे प्यार दिया और कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। शौर्य खुद को काफी खुशकिस्मत समझने लगा था, क्योंकि उसके पास दुनिया के दो सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छी बीबी जो थी, और तीनों ही उससे काफी ज्यादा प्यार भी करते थे, और वो खुद भी इन तीनों को सबसे ज्यादा प्यार करता है। शौर्य अभी अपनी सोच में ही गुम था, तभी रिया उसके कंधे पर थप्पड़ लगाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ पर खो गए? जाओ और जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाओ। तब तक मैं जानवी को ड्रेस चेंज करने में मदद करती हूँ। रिया शौर्य को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए बोली। ओके, इतना बोलकर शौर्य चला जाता है और रिया और जानवी की मदद करने लगती है। शौर्य के घर में रिहान को पता चल गया था जानवी, शौर्य और रिया तीनों ही घर आ रहे हैं। ये मालूम होते ही रिहान नौकर के पास जाता है और उसे नाश्ता तैयार करने के लिए बोल देता है। साथ ही वो जानवी के लिए उसकी प्रेगनेंसी का ध्यान में रखकर खाना बनाने का बोलता है और घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो बाहर ही तीनों से मिल सके। नौकर भी अपने कामों में लग जाता है तो सनाया, जो ऊपर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रिहान की सारी बातों को सुन रही थी, वो उसकी और नौकर की सारी बातों को सुनकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है और कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या वो लड़की मरी नहीं अभी तक? और क्या उसके पेट में पल रहा बच्चा वो भी नहीं मरा अभी तक? ये सब चीज सोचकर ही वो गुस्से से भर जाती है और गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर बोली, मैं तुम दोनों को साथ में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। तुम उस बहन जी टाइप लड़की के साथ नहीं रह सकते हो शौर्य। तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर ये सब क्या है? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? सनाया थोड़े गुस्से में बोली और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए ही वहां से नीचे उतरने लगती है। ऐसा दिखाने लगती है जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। सनाया सीधे किचन में जाती है और काम कर रहे नौकर को देखकर दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है और इंतजार करने लगती है ताकि नौकर का ध्यान उस जगह से हटे और वो कोई कांड कर बैठे। आगे सनाया शौर्य और जानवी के रिश्ते में कैसे जहर घोलने वाली है। क्या शौर्य और जानवी अलग हो जाएंगे? देखिए अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज, कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें।